नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यूपीएससी मेंस 2026 इज वेरी कमिंग वेरी वेरी फास्ट, और उसके लिए ये वीडियो एकदम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हो, एक तो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिसमें हम आपके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके डेटाज लेके आए हैं। यानी कि आप इस डेटा को मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। GS 1, 2, 3, 4 ऐसे हर जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। वो सारे डेटा, जैसे विमेन से रिलेटेड डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखोगे हेल्थ से रिलेटेड डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपका हंगर, पावर्टी, ये सारे जो डेटा होते हैं उसको कई जगह पर हमें यूज़ करना पड़ता है। और जब हमारे पास ये डेटाज नहीं होते तो हम इंट्रोडक्शन में इसको यूज़ नहीं कर पाते, फिर हम इसको बॉडी में नहीं यूज़ कर पाते। उससे हमारा आंसर जो है उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं। तो जो लास्ट आपको नीड है कि आपका आंसर अगले से एक नंबर बेटर हो, क्योंकि आप देखो हर आंसर में, GS में स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूँ, आपको हर आंसर में लगभग एक नंबर ज़्यादा पाना है अगले से। वो जो एक नंबर की कमी है वो कुछ डेटाज में हमारी कमी रह जाती है। उस कमी को आप इस पूरी वीडियो से पूरी कर सकते हो। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा इसको कम से कम टाइम के रखने के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी सारे डेटा को रिकॉल कर लो। और आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनते रहिए। आप आराम से कान में लगा लीजिए, अपना ब्रेक टाइम पर इसको सुन लीजिए। आपको ये जो PDF है, ये हमारा डिस्क्रिप्शन जो होगा उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी। वो PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और सारा डेटा मैं आपको बता ही रहा हूँ। ये द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू थ्रो डेटा एट योर फेस। आपके चेहरे पे फेंक करके डेटा नहीं मारना, बल्कि आपको डेटा एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो डेटा आप यूज कर पाओगे अपने आंसर्स के अंदर, कहाँ पर यूज कर सकते हो, कौन से क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप अपने PYQs भी इसके साथ रखिए, तो उससे आपको समझ में आएगा कि हम इसको कहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आपका कीमती समय बिना वेस्ट किए हम डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम विमेन से रिलेटेड जो सारा डेटा है उसको देखने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो विमेन के रिलेटेड जो डेटा है उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक आपको पॉलिटिकल लिखेगा, दूसरा इकोनॉमिक दिखेगा, और तीसरा सोशल दिखेगा। देखिए, पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल में हम सबसे पहले तो पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन दोनों चीज़ों को हम देख लेंगे। क्योंकि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कम है, इस वजह से आपको उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे दिखेगा? गैप जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा मेल और फीमेल का, हर चीज़ में। इनकम में कम कंट्रीब्यूशन होगा फीमेल्स का GDP के अंदर। उसके बाद फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो कम होगा, आपका जो इनकम शेयर है वो कम होगा। इसके साथ विमेन अनपेड वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। उसके बाद सोशल उसके इम्पैक्ट्स हैं, क्योंकि आप पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतने बैकवर्ड हो तो उसकी वजह से सोशली आपको कई सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो वुमेन अगेंस्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। और NCRB का डेटा भी वही दिखाता है, सेक्स रेशियो ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फेस करनी पड़ती हैं। लिटरेसी रेट कम होगा, तो वन लीड्स टू अनदर वाली चीज़ है यहाँ पर, या आप कह सकते हो वाइस वर्सा भी है। क्योंकि सोशली इतना बैकवर्डनेस है तो उसकी वजह से इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, या पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है तो इस वजह से सोशली बैकवर्डनेस है। तो ये वाइस वर्सा चीज़ें चलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो विमेन पॉपुलेशन आपको 50% दिखाई देती है, विच इज़ वेरी गुड, राइट। 50% मेल, 50% विमेन। तो फीमेल पॉपुलेशन अगर 50% है तो वोटर टर्नआउट जो है वो हमारे पास 65% यहाँ पर मिल जाता है। अब इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? इसको हम हर जगह पर पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जो भी आपके पास इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है, सोसाइटी के अंदर कोई क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। तो पॉपुलेशन 50% है, वोटर टर्नआउट 65% है। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये चीज रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट होती हुई दिखाई नहीं देती है। अगर आप रिप्रेजेंटेशन के अंदर देखो तो लोकसभा के अंदर जो विमेन की पॉपुलेशन है, अगर भाई 50% हमारी पॉपुलेशन है पूरे देश की, तो यार रिप्रेजेंटेशन भी 50% होना चाहिए। लेकिन जब हम लोकसभा के अंदर देखते हैं तो वो 13.6% सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। यानी कि सिर्फ 13%, अगर हम ऑलमोस्ट लेकर चलें तो सिर्फ 13% विमेन है वहां पर। और ये तो बल्कि सिचुएशन और ज़्यादा खराब हुई है। ये जो डेटा है ये 18th लोकसभा का है, 13.6%। इसके पहले 17th लोकसभा के अंदर जो विमेन का परसेंटेज था दैट वाज 14.4%। यानी कि हमने बुरा परफॉर्म किया है और खराब हुआ है, इंप्रूव होने के बजाय चीज़ें और खराब हुई हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड रेशियो है, जो वर्ल्ड एवरेज है, दैट इज अबाउट 25%। रवांडा जैसे देश
70% सीटें जो है विमेन की वहां पर ऑक्यूपाइड हैं। विमेन का रिप्रेजेंटेशन 70% है रवांडा जैसे देशों में। तो यहाँ पर भारत को इंप्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जब आप आते हो, एक्सट्रीमली पुअर 9% यहाँ पर आपका विमेन रिप्रेजेंटेशन है। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव्स में, स्टेट्स के अंदर और ज़्यादा बुरे हालात हैं। और जैसे ही आप लोकल बॉडीज को देखते हो, यहां पर आपको एक बहुत अच्छा नंबर दिखता है, दैट इज 44%। 44% आपको यहां पर कन्वर्जन दिखता है। अब ये क्यों हुआ है? लोकल बॉडीज में विमेन का रिप्रेजेंटेशन इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहां पर विमेन के लिए 33% सीट्स, हमें पता है लोकल बॉडीज यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर 33% सीटें जो हैं वो विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। और क्योंकि ये 33% सीट रिजर्व है वहां पर, इसलिए 44% रिप्रेजेंटेशन है उनका। इसका मतलब क्या हुआ? अब आप इसको कनेक्ट कैसे करोगे? इसको आप कनेक्ट करोगे सीधा नारी शक्ति अधिनियम से। नारी शक्ति अधिनियम में यही तो कहा जा रहा है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर रिजर्वेशन रखो, 1/3 रिजर्वेशन रखो विमेन के लिए। उससे क्या होगा? उससे रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा। और आप ये डेटा फेंक के मार सकते हो कि हमने लोकल बॉडीज में ये करके देख लिया है, ट्राइड एंड टेस्टेड वे है। क्योंकि लोकल बॉडीज में 33% का रिजर्वेशन है, इस वजह से रिप्रेजेंटेशन 44% है। तो अगर हम यही चीज यहां पर लागू कर दें तो ये इंक्रीज होकर के क्या 40% नहीं जा सकता? क्या 45% नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, बल्कि उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इसीलिए नारी शक्ति अधिनियम की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो नारी शक्ति अधिनियम या विमेन रिजर्वेशन या विमेन रिलेटेड इश्यूज से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इस तरीके से यूज करोगे, इस फॉर्म में यूज करोगे जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताते चल रहा हूं। अब क्योंकि हम पॉलिटिकली बैकवर्ड हैं, क्योंकि विमेन पॉलिटिकल बैकवर्डनेस आपको विमेन के अंदर दिख रही है, तो दैट लीड्स टू इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस में सबसे पहले ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 है इंडिया की रैंक, विच इज आउट ऑफ 148 इट इज 131। मतलब कि एक्सट्रीमली पुअर हालात है भारत के। लगभग 130 साल से ज्यादा लगेंगे अगर आप इस गैप को ब्रिज करने निकलते हैं तो। और क्योंकि जेंडर गैप बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो चीज आपको हर सेक्टर में विमेन के खिलाफ दिखेगी। जैसे सबसे पहले फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी कि FLFPR जो है दैट इज 41.7%। देन वेज गैप जो है हर सेम काम के लिए, अगर मान लीजिए मेल सेम काम कर रहा है और फीमेल सेम काम कर रही है, तो सेम काम के लिए अगर मेल को यहाँ पर 100 रुपए मिल रहे हैं तो फीमेल को यहाँ पर सिर्फ 40 रुपए मिल रहे हैं, विच इज 40:100। ये वाला रेशियो चल रहा है वेज गैप के अंदर। सो द गैप इज ऑफ वेजेस। और क्योंकि वेजेस गैप है तो इसका मतलब कि जीडीपी में जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो अल्टीमेटली क्या होगा? वो भी लोअर हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखते हो कि इनकम शेयर जो विमेन की, इट इज ओनली 18% ऑफ द जीडीपी। जो कंट्रीब्यूशन है विमेन का इनटू द इंडिया जीडीपी, दैट इज ओनली 18% is the contribution of women. प्लस इसके अलावा सबसे बुरी चीज क्या है कि विमेन और अनपेड वर्क अगर हम देखें तो every 2 out of every 3 hours is unpaid in case of women. अगर विमेन 3 घंटे काम कर रही है तो अगर हम एवरेज निकाले तो उसके सिर्फ 1 घंटे के उसको पैसे मिल रहे हैं, 2 घंटे का वो फ्री काम कर रही है, मतलब कि वो 2 घंटे उसके अनपेड हैं। वहीं अगर हम मेन के केस में ये चीज देखते हैं तो मेन के केस में ये 1 out of every 3 hour हो जाता है। तो ये भी गैप आपको यहां पर वर्क में भी दिखाई देगा। इसको ब्रिज करने के लिए अगर हम इसको ब्रिज करने लिख लें, इस पूरे गैप को, जेंडर गैप को ब्रिज करने लिख लें तो ये 130 साल से ज्यादा लग जाएगा। इसको आप सोसाइटी में यूज कर सकते हो और सोशल इश्यूज के अंदर यूज कर सकते हो, सोशल जस्टिस के पेपर में यूज कर सकते हो, GS3 में इसको यूज कर सकते हो, मतलब मल्टीपल जगह पर आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर कोई विमेन रिलेटेड एस्से आता है तो वहां पर आप इस डेटा को भी यूज कर सकते हैं और हम ऐसे एस्सेस कई बार देख भी चुके हैं। उसके बाद अब क्योंकि हमारा पॉलिटिकल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू व्हाट? इट विल अल्टीमेटली लीड टू सोशल बैकवर्डनेस। सोशल बैकवर्डनेस में NCRB का सारा डेटा हुआ है, इसलिए आप इसको, पूरा NCRB का डेटा है, आप इसको हूबहू उतार सकते हो। तो क्राइम्स के केस में अगर हम देखें तो हर घंटे विमेंस के खिलाफ 5 क्राइम जो है वो विमेंस के खिलाफ होते हैं, ये NCRB का कहना है। एक में से, हर 3 में से 1 क्राइम जो होता है वो या तो विमेन का हस्बैंड करता है या तो उसका कोई क्लोज रिलेटिव करता है। NCRB 23 का डेटा अगर हम माने सो दैट सेज कि 20 डाउरी डेथ होती हैं हर दिन भारत के अंदर। 20 डाउरी डेथ्स हर दिन आज भी भारत के अंदर होती हैं। और इसके अलावा हर दिन ऑलमोस्ट 86 रेप केसेस जो हैं वो रजिस्टर किए जाते हैं। ऑल्दो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने पॉइंट्स दे दिए हैं कि मोस्ट ऑफ द रेप केसेस आर सीन कि वो फॉल्स रेप केस होते हैं जो बाद में कोर्ट में जाकर के प्रूव होता है। बट फिर भी अगर हम NCRB का डेटा लेकर के चल रहे हैं तो ऑलमोस्ट 86 रेप केसेस एवरी डे आर रजिस्टर्ड अगेंस्ट वुमेन।
और उसके साथ साइबर क्राइम्स जो हैं विमेन के खिलाफ वो इंक्रीज 2 साल के अंदर ही, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में 2 ईयर्स लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, तो हर 2 साल में जो साइबर क्राइम है विमेन के खिलाफ वो 31% बढ़ा है, और जो सुसाइड्स हैं विमेन के खिलाफ वो 42% यानी कि 42% सुसाइड्स बढ़े हैं। जब हम सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो अडल्ट सेक्स रेशियो जो है, अडल्ट फीमेल अडल्ट मेल, वो सेक्स रेशियो है इट इज 1020 विच इज वेरी गुड, अच्छा है। वहीं चाइल्ड सेक्स रेशियो अभी भी 929 है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। अब ये अडल्ट सेक्स रेशियो क्या है, तो अडल्ट सेक्स रेशियो बेसिकली क्या है, इट इज एजिंग ऑफ द वुमेन। तो आपने वो मीम भी सुना होगा, आपने देखा भी होगा, कहते हैं कि विमेन्स लिव लॉन्गर देन मेन, है ना, तो दैट इज व्हाट, तो जो विमेन है वो एज बड़ी हो जाती है, आफ्टर अ सर्टेन एज वो लंबा जीती हैं, मेल जो है वो कम जीते हैं, तो इसीलिए विमेन जो है दैट इज 1020 वो ज़्यादा हैं एजिंग विमेन्स। और यहाँ पर चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 929 आ जाता है, तो यहाँ पर अभी भी सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। उसके बाद मीडियन एज अगर हम देखें विमेन की तो वो 28 साल है, वहीं चाइना में जो मीडियन एज है दैट इज 38 ईयर्स, सो हियर आल्सो वी नीड टू इंप्रूव। इसके अलावा लिटरेसी रेट अगर आप देखोगे इट इज 65.4% ऑफ वुमेन्स, मेल के केस में ये 82% है, और ओवरऑल जो है वो 74% है, तो ओवरऑल से ये कम है यानी कि बुरा है। सो आपको लिटरेसी रेट में भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, अब क्योंकि इतना पॉलिटिकल सोशल बैकवर्डनेस है ऑब्वियसली, सो वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस भी होगा, तो लिटरेसी रेट में आपको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा, विच एटलीस्ट आपको 70% तक जाना पड़ेगा, विच इज ओवरऑल। सो दिस इज ऑल डेटा अबाउट विमेन। इसमें आप कुछ और डेटा एड अप भी कर सकते हो, विमेन इन एजुकेशन, विमेन इन टेक, ये विमेन स्टेम, आप ये डेटास यहाँ पर एड अप कर सकते हो। मैं इसलिए क्योंकि देखो हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि सारा डेटा मैं आपको एक वीडियो में करवा दूं। अगर आपको एक कंप्लीट डेटा, जैसे अभी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, अगर आप चाहते हो कि भाई इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं तो उसके 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो इन तीनों सेक्टर के भी डेटा हमें चाहिए, उसका भी डेटा चाहिए, मतलब कंप्लीट अगर आपको चाहिए तो वो वीडियो काफ़ी लंबी होगी। और अगर आप किसी भी सेक्टर के डेटा चाहते हो तो आप कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो फिर बना दूंगा आपके लिए जिसमें मैं उस सेक्टर का वीडियो कंपेयर कर दूंगा। ये डेटा वाले पॉइंट्स मैं आपके लिए जो लेकर के आया हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स हैं, जैसे विमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उससे एसेज भी आते हैं, उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उसका डेटा आपके पास है। हेल्थ एक इंपॉर्टेंट होता है, पॉवर्टी, हंगर, ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके डेटास को यूज़ किया जाता है मल्टीपल अक्रॉस दी, आप क्वेश्चंस कह सकते हो, तो इसलिए हम आपके लिए वो लेकर के आए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक रिलेटेड डेटा चाहिए होगा किसी चीज़ से स्पेसिफिक, तो आप बताना, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो कर लेंगे और उस पर पूरा उसको कवर कर लेंगे, कंप्लीटली पूरा कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंड पूरा उसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, जो कि हेल्थ का है। तो हेल्थ को हमने क्या किया है कि इन केस ऑफ एक्सेसिबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, कि भाई हॉस्पिटल्स कितने हैं, फिर हमारे पास इक्विपमेंट्स कैसे हैं, फिर मेडिसिन कितनी है, वैक्सीन कितनी है, ये सारे के हिसाब से उसका डेटा यहाँ पर है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स का डेटा आपके पास है कि डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेस कितनी है। इसके अलावा फिर अफोर्डेबिलिटी, एक तो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है हेल्थ के ऊपर, वो कितना है, आप कितना खर्चा कर रहे हो, और जो इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं, क्योंकि सबने इंश्योरेंस करा रखा है ऑलमोस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने खर्चा कर रही हैं वो हम देख लेंगे, उसका डेटा देख लेंगे। और उसके अलावा फिर हम आते हैं मेन पार्ट पे, दैट इज अवेलेबिलिटी। अच्छा, इसमें क्या है अवेलेबिलिटी के अंदर कि अगर आप डेवलप्ड नेशंस में देखोगे, देखो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं डेटा ना फेंक के आपके मुंह पे नहीं मारूंगा, मैं आपको समझा दूंगा ताकि आप उस डेटा को यूज कर पाओ। तो अवेलेबिलिटी के अंदर आप देखोगे डेवलप्ड नेशन प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करते हैं, कि भाई एड्स हो जाए उसके बाद इलाज में हम क्यों खर्च करें, एड्स हो ही ना उसके प्रिवेंशन के लिए हम खर्चा करते हैं ना, टीबी आपको हो ही ना उसके लिए हम खर्चा करते हैं ना, भाई पोलियो वैक्सीन पर हम खर्चा करते हैं ना, कि पोलियो हो ही ना किसी बच्चे को जो पोलियो ड्रॉप पिलाने आते हैं। तो प्रिवेंटिव पर कितना खर्चा है और क्यूरेटिव पर कितना खर्चा है, उससे आपको एक कंप्लीट पिक्चर दिखाई देती है। तो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करना। सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी, अगर इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो 20% इन रूरल एरियाज, देयर आर ओनली 20% हॉस्पिटल्स इन रूरल एरियाज एंड इट इज केटरिंग टू व्हाट। आपको पता है कि इंडिया की 65% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो 65% पॉपुलेशन इज सर्व्ड बाय 20% ऑफ द हॉस्पिटल्स। ये आपका नोट्स में इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि आप इसको यूज कर पाओ। तो आप सोचो 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज सर्व्ड बाय ओनली 20% ऑफ द हॉस्पिटल्स, क्योंकि 65% पॉपुलेशन रूरल एरिया में, और रूरल एरिया में हमारे पास 20% हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए आप देखते होगे आपके गाँव से छोटे शहरों से लोग जो है बड़े शहरों में भागते हैं,
कि भाई एम्स है तो एम्स दिल्ली है, एम्स चलो वहाँ पर चलो, एम्स है वहाँ पर चलो, या ये पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज तो वहाँ शहर में है, हमारे गांव में नहीं है तो वहाँ पर जाना पड़ेगा। दिस इज़ द प्रॉब्लम। उसके अलावा अगर हम बेड टू पेशेंट रेशियो देखें तो इट इज़ 1.3 आउट ऑफ 1000, और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का डेटा है उसके हिसाब से कितना होना चाहिए, द स्टैंडर्ड शुड बी 3 आउट ऑफ 1000, सो इट इज़ 1.3 आउट ऑफ 1000, सो इट इज़ वेरी वेरी लेस। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स के केस में देखो, हैवी मेडिकल इक्विपमेंट्स के केस में देखें, मेडिकल इक्विपमेंट्स उसमें हैवी मेडिकल इक्विपमेंट्स भी आते हैं, और हमने कोविड के सेकेंड वेव में देखा था, कोविड के सेकेंड वेव में क्या हुआ था, ऑक्सीजन मशीन जो है वो कम हो गई थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेंडर्स, मशीन्स, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था और तमाम चीज़ें उसके लिए स्टार्ट हुई थी, और तब बात होनी शुरू हुई थी कि इंडिया इंडिजिनसली डेवलप्ड मेडिकल इक्विपमेंट्स क्यों नहीं बनाता, क्यों इंडिजिनसली डेवलप नहीं कर रहा है मेडिकल इक्विपमेंट्स को, क्यों बड़ी बड़ी जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं बाहर से आ रही हैं। जैसे अभी आप देखो, एक हमारे सर हैं, हॉस्पिटल बनवाया वो पटना में इतना बड़ा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो इसके अंदर मशीन्स लगी हैं उसके लिए मुझे जर्मनी जाना पड़ा। सो दैट इज द प्रॉब्लम विच इज रिफ्लेक्टेड हियर। तो मेडिकल इक्विपमेंट्स में 70% जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है दैट आर इंपोर्टेड, विच इज अ वेरी बैड थिंग। इंडिया शुड मेक इन इंडिया। देन ड्रग और मेडिसिन के केस में अगर आप देखोगे तो इंडिया को कहा जाता है द लैंड ऑफ मेडिसिन, है ना, और हम मेडिसिन के फील्ड में, फार्मास्यूटिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट द रियल डेटा जो दिखाता है, हाँ हम अच्छा कर रहे हैं, 60% जो ग्लोबल वैक्सीन बनती है वो भारत में बनती है, लेकिन उस वैक्सीन को बनाने के लिए उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जिसको हम API कहते हैं, राइट। इंग्रेडिएंट्स जो लगते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं वो डिपेंड करता है। इन इंग्रेडिएंट्स की अगर हम माने, APIs का हम माने, तो 70 to 80% जो इंग्रेडिएंट्स हैं दैट आर कमिंग फ्रॉम चाइना, और इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को यूज करके आप वैक्सीन बना रहे हो, मेडिसिन बना रहे हो, ड्रग्स बना रहे हो। सो आर वी टोटली हियर ऑल्सो, आर वी टोटली इंडिपेंडेंट? नो, वी आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो 70 to 80% इंग्रेडिएंट्स चाइना से आ रहा है, और उसको यूज करके हम 60% ऑफ द ग्लोबल वैक्सीन बना रहे हैं। सो इंडिया इज डूइंग गुड, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स वी हैव टू वर्क। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स के केस में देखें तो डॉक्टर पर पॉपुलेशन अगर हम देखें तो देयर इज 1 डॉक्टर आउट ऑफ एवरी 854 पेशेंट्स, डॉक्टर और पेशेंट्स के हिसाब से रेशियो है। जो WHO का डेटा है वो कहता है कि 1000 पर एक डॉक्टर होना चाहिए, 1000 पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे पास तो बहुत अच्छा है, 854 पेशेंट्स के ऊपर एक डॉक्टर है, लेकिन देयर इज अ टेक। 2017 के पहले हम बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे थे इसके अंदर, बट अचानक से हमने इतना इंप्रूव कैसे कर लिया? क्या डॉक्टर्स की तादाद बढ़ गई अचानक से? नहीं, गवर्नमेंट ने आयुष डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स की कैटेगरी में रखा और उनको डॉक्टर ही माना, तो अचानक से डॉक्टर्स का डेटा बढ़ गया, पेशेंट्स तो उतना ही है, डॉक्टर का डेटा बढ़ गया, और इसीलिए आपको ये नंबर दिखाई देता है। लेकिन अगेन एग्जाम में जब आप लिखोगे, क्योंकि ये ऑफिशियल डॉक्टर्स, वो भी डॉक्टर्स हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आयुष डॉक्टर्स आर बैड, बट वो अचानक से कैसे बढ़ा वो आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो आप डेटा में यही यूज करोगे, ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इसलिए बढ़ गया, क्रिटिसाइज करने की उसको जरूरत नहीं है। देन नर्सेस देखें अगर पर पेशेंट्स, तो 1.96 नर्स है आउट ऑफ एवरी 1000, दिस शुड बी 3 आउट ऑफ एवरी 1000। यहाँ पर हम थोड़ा लेस हैं, इसको इंप्रूव करना होगा अकॉर्डिंग टू WHO। अब हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो एक तो सरकार खर्चा कर रही है, हम खर्चा कर रहे हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां खर्चा कर रही है। गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो 1.9% ऑफ GDP जो है वो स्पेंड करती है किस पर? हेल्थ के ऊपर। इसमें जो WHO कहता है वो कहता है लगभग ऑलमोस्ट 6% जो है एक गवर्नमेंट को अपने GDP का हेल्थ के ऊपर खर्चा करना चाहिए। और जो हमने टारगेट लिया है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी थी 2017 की, उसके अकॉर्डिंग जो हमने टारगेट लिया था विच इज दैट इज 2.5%, आज तक हम इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए। पीपल स्पेंडिंग में अगर हम देखें तो 39.4% ऑफ द सेविंग्स आर डेडिकेटेड टू हेल्थ। हर इंसान का 39.4% जो सेविंग्स है वो हेल्थ की तरफ चला जाता है, और इसको आप सीधा सीधा आयुष्मान भारत से लिंक कर सकते हो, जहां पर 5 लाख का कवर मिलता है, क्योंकि लोगों की जो पूरी जमा पूंजी है वो मतलब 40% पूरी जमा पूंजी तो सिर्फ हेल्थ के लिए चली जाती है। तो आयुष्मान भारत कैसे उसमें कम इन करता है, कैसे उसमें हेल्प करता है, ये सारी चीज़ें आप उसको कनेक्ट करके लिख सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन अगर हम देखें तो 3.7% ऑफ GDP है इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, जिसमें से लाइफ इंश्योरेंस 2.7% है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस 1% है। जो ग्लोबल एवरेज है दैट सेज 7% ऑफ GDP होना चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी लेस, ओनली 3.7%, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि आधा है ये।
तो यहाँ पर ये बात है। अब हम आते हैं प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेजर्स के ऊपर। अगर हम देखें डेवलप्ड नेशंस के ऊपर, तो डेवलप्ड नेशंस प्रिवेंटिव में ज़्यादा खर्चा करते हैं, क्यूरेटिव में कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है, प्रिवेंटिव में हम सिर्फ 8% टोटल एक्सपेंडिचर का सिर्फ 8% यहाँ पर खर्चा करते हैं, और क्यूरेटिव में हम 60% टोटल एक्सपेंडिचर, 65% टोटल एक्सपेंडिचर का खर्चा करते हैं। सो जब बीमारी हो जा रही है उसके इलाज के लिए खर्चा ज़्यादा हो रहा है, बीमारी ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए हम बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी बैड इन केस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर भी हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हेल्थ इन केस ऑफ डिसीजेस। डिसीजेस के केस में क्या डेटा है, क्योंकि हमने देखा टीबी से रिलेटेड क्वेश्चन आया, अनीमिया से रिलेटेड क्वेश्चन आया पिछले 3-4 सालों में। सो इसलिए हम उन सारे डिसीजेस का देख लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज को डिस्कस करें तो पहले 2/3 ऑफ टोटल डेथ्स इन इंडिया आर ड्यू टू द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, जिसमें सबसे पहले ओबेसिटी को डिस्कस करते हैं। सो अकॉर्डिंग, और ये सारे डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सब NFHS 6 का डेटा है। सो इंडिया इज द 3rd मोस्ट ओबीस कंट्री, और इसमें मेन की ओबेसिटी 27.3% है, विमेन की ओबेसिटी 30.7% है। वहीं डायबिटीज़ की बात करें तो मेन को 21% है और विमेन का रेट इसमें 18% है। आप इसमें ऑलमोस्ट 20% करके मेन विमेन यूज़ कर सकते हो। मैंने इसलिए डिफर कर दिया है कि मान लो विमेन का क्वेश्चन आया तो आप इसको ऐड अप कर लो वहाँ पर, अगर नहीं है तो आप इसमें ऑलमोस्ट 20% लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप ऑलमोस्ट जो है 25% लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 25% यहाँ पर लिख सकते हो, ऑलमोस्ट 20% यहाँ पर लिख सकते हो। फिर टीबी के केस में इंडिया का लार्जेस्ट बर्डन है, लार्जेस्ट टीबी बर्डन है इंडिया पर, और 26% ऑफ द वर्ल्ड बर्डन जो है वो इंडिया है। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ बैडली वी आर परफॉर्मिंग इन टीबी ऑल्सो। एनीमिया में बात करें तो चाइल्ड 2 out of every 3 चाइल्ड इज एनेमिक, हर 3 में से 2 बच्चे एनेमिक होते हैं, हर 2 में से 1 वुमेन एनेमिक होती है। नाउ यू कैन यूज दिस डेटा ऑल्सो, वो वुमेन वाला मैंने दिखाया था, वहां पर आप वुमेन कंसर्न्स के अंदर, वुमेन हेल्थ कंसर्न्स के अंदर ये डेटा लिख सकते हो। मोर्टेलिटी रेट की इंडिया में बात करें तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है दैट इज 88 out of 1 lakh, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इट इज 25 per 1000, और जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है दैट इज 28 per 1000 चाइल्ड, यानी कि अंडर 5 के बच्चों की यहाँ पर बातचीत हो रही है। मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो वो 15% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज अंडर सफरिंग थ्रू सम और द अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। सबसे ज्यादा अनडायग्नोस्ड, सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड अगर कोई टॉपिक है आज की डेट में हेल्थ के कंसर्न में, सो दैट इज़ मेंटल हेल्थ ऑफ अ पर्सन। अब आप देखिए, अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ, एक बार हो गया, दूसरी बार फिर से नीट का एग्ज़ाम हुआ, उन बच्चों की मेंटल हेल्थ क्या होगी। आप सोचिए कि वो दोबारा से सेम चीज़, और कई लोग का पेपर छूट गया, यूपीएससी का पेपर देखा, तो दिस इज ऑल अक्रूइंग टू व्हाट, टू द मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ 15% ऑफ द पॉपुलेशन सफरिंग थ्रू मेंटल हेल्थ इशूज़, और इसके वजह से इकोनॉमिक लॉस जो है इट इज ऑलमोस्ट एनुअली $1 trillion का इकोनॉमिक लॉस होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एजुकेशन। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम वो डेटा आपके पास लेकर के आए हैं जो आप अलग अलग जगह पर यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल जगह इसको यूज कर सकते हो, तो GS2 में भी यूज कर सकते हो, 3 में भी यूज कर सकते हो, 1 के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, वही हेल्थ की बात है, वही विमेन की बात है, तो ये सब आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो, एसेज में यूज़ कर सकते हो, इसलिए डेटा को लाया गया। अब एजुकेशन को आप देखोगे तो सिंपल सा तरीका है, स्कूल का एजुकेशन अलग और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अलग, और आप देखो किस तरीके से ये डेटा चेंज हो जाता है, स्कूल से हायर एजुकेशन में टर्न अप होने होते होते ये चेंज हो जाता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखी होगी, स्कूल्स में जो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स हैं दे आर वेरी इन अ वेरी बैड कंडीशन, वहीं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पब्लिक हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है दे आर डूइंग वेरी गुड। एंड व्हाई इज दैट? तो इसको समझते हैं। सबसे पहले स्कूल को डिस्कस करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल अगर हम कैलकुलेट करें विच इज 25 करोड़, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, ये 6 से 7 साल के बच्चों का है। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 28 करोड़ है। तो 28 करोड़ में से 25 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं। तो अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लिख लें तो इट रफली कम्स अराउंड 90%। 90% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज वेरी वेरी गुड। और टारगेट क्या है, 2030 तक टारगेट है सरकार का कि 100% अचीव कर लो। तो 100% अचीव करने का टारगेट, 90% अभी हम हैं, 100% अचीव करने का टारगेट 2030 तक, जो दिखता है कि शायद हो भी जाए जिस हिसाब से टारगेट्स दिए जा रहे हैं टीचर्स को। फिर
टीचर स्टूडेंट रेशियो अगर हम देखा जाए तो 1:25 है, यानी कि 1 करोड़ टीचर हैं तो और यहाँ पे 25 करोड़ बच्चे हैं तो 1:25 का रेशियो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाता है। हर जगह हर डेटा में आपको 1:25 का रेशियो दिखता है टीचर और बच्चों का, वो डेटा यहीं से आता है, राइट। इसके अलावा टॉयलेट्स हम देखें तो 70% ऑफ दी स्कूल्स इन रूरल एरियाज हैव नो सेपरेट टॉयलेट्स। 70% जो स्कूल हैं उनमें अपना सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है। स्कूल्स कितने हैं भारत के अंदर? 15 लाख स्कूल्स हैं, लेकिन उसमें से पब्लिक सेक्टर स्कूल्स कितने हैं? 70% स्कूल्स पब्लिक सेक्टर हैं। प्राइवेट सेक्टर कितने हैं? तो 30% प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स हैं। अब इन स्कूल्स में कितने लोग पढ़ते हैं? तो आपको लगता होगा कि शायद हो सकता है प्राइवेट स्कूल्स में, क्योंकि आप लोग प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो तो प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा लोग पढ़ते होंगे और पब्लिक, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, आधा आधा है। 50% बच्चे जो हैं वो पब्लिक सेक्टर स्कूल्स में पढ़ते हैं, 50% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी दी पेन पॉइंट्स। प्रॉब्लम क्या है? ये डेटा तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रथम एक एनजीओ, आपको पता है ना, प्रथम एनजीओ एसर रिपोर्ट निकालता है और एसर रिपोर्ट 2024 की आई, 25 की नहीं आई, 26 की नहीं आई। 2024 का एसर रिपोर्ट को हम यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग 75% जो क्लास 3 के बच्चा है वो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक्स को रीड नहीं कर सकता। यानी क्लास 3 का बच्चा, जो क्लास 3 में बच्चा पहुंच चुका है, उसमें से 75% बच्चा ऐसा है जो क्लास 2 की टेक्स्ट बुक्स को रीड नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात यह है, क्यों ये मैटर करता है, क्योंकि एज पर द रिसर्च 90% जो है ब्रेन डेवलप कब होता है? वो 6 साल के नीचे ही ब्रेन डेवलप हो जाता है 90%। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर आप दे तो रहे हो, बट क्या वो रिफ्लेक्ट हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। और ये सिचुएशन और खराब हो जाती है जब आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हो। हायर एजुकेशन के केस में टोटल अगर आप देखें तो इट इज ओनली 4.4 करोड़, और 4.4 करोड़ लोग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनरोल्ड हैं, और इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एजुकेशनल सिस्टम है। तो यहां पर हम 25 करोड़ थे, जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं ये आपका 4.4 करोड़ हो जाता है। उसके बाद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 29.5% है। एंड दिस इज वेयर वी आर लैकिंग, दिस इज वेयर इंडिया इज लैकिंग। टारगेट क्या है? हमने टारगेट लिया है कि 2035 तक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2030 था, ये 2035 है। तो टारगेट है कि 2035 तक 50% एनरोलमेंट हम, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हम पहुंच जाएं, और दिस इज अकॉर्डिंग टू द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कितने हैं देश में? 70,000 हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। मेडिकल कॉलेजेस 800 हैं। इस डेटा को आप दोबारा से एक बार देख भी लेना। IITs 23 हैं, IIMs 21 हैं, AIMS 20 हैं। हो सकता है अभी रिसेंटली कुछ अनाउंस हुआ हो तो ये एक आध दो बढ़ गया हो। इसके अलावा स्टूडेंट स्टडिंग अब्रॉड इट इज़ 18 लाख। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे भारत पढ़ने आ रहे हैं वो सिर्फ 1% इज कमिंग टू इंडिया एंड 28 स्टूडेंट्स आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया। यानी कि हमारे देश में कम लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, बाहर पढ़ने ज़्यादा लोग जा रहे हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सिचुएशन क्या है? खराब है। और वो भी जो बच्चे आ रहे हैं हमारे देश में, वो कौन से देश के बच्चे हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान तो नहीं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों के बच्चे हैं। सो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सिचुएशन क्या है? खराब है। अगर हम रैंकिंग देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन वर्ल्ड QS रैंकिंग 2026 रिपोर्ट इंडेक्स में टॉप 100 के अंदर 0 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के। शायद सबसे हाईएस्ट 123rd रैंक है, 123rd रैंक है, वो IIT दिल्ली का है। शायद इट इज़ 123rd, एक बार आप ये चेक कर लेना, वो IIT दिल्ली का है। तो मतलब टॉप 100 में हमारा 0 इंस्टीट्यूशन आता है अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन वर्ल्ड QS रैंकिंग। ये क्वालिटी स्टैंडर्ड है भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करना है। उसके बाद आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, दैट इज हंगर एंड पॉवर्टी। पॉवर्टी के केस में ऑफिशियल जो डेटा है इंडिया का, भारत सरकार का 2011 के सेंसस पर बेस करके 21.9% जो पॉपुलेशन है दैट इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। लेकिन पॉवर्टी में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी होती है। अब देखो क्या है इसका ना एक कंट्रीज में 3 ऐसा सिग्रीगेशन इन्होंने किया हुआ है। तो एक तो पुअर कंट्रीज होती हैं, ठीक है, एक तो लोअर इनकम कंट्रीज हैं, है ना, फिर एक मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, और फिर एक हायर इनकम कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर आता है। लेकिन फिर भी
अगर इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी निकाला जाए तो एक्सट्रीम पॉवर्टी कैसे निकालेंगे? तो अपना एक मापदंड है एक्सट्रीम पॉवर्टी निकालने का। वो मापदंड क्या है? वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी उसको माना जाएगा जो $3 पर डे अकॉर्डिंग टू पीपीपी से कम कमा रहा हो। तो $3 से कम भारत में कितने लोग कमा रहे हैं अगर वो देखो तो 5.3% इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन है। 5.3% पॉपुलेशन एक्सट्रीमली पुअर पॉपुलेशन है। ऑल्दो इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है, फिर भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 5.3% पॉपुलेशन जो है वो बिलो मतलब वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर है। इसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में अगर हम देखें तो 15% ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2022-23 जो लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन पॉवर्टी अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। उसके बाद हंगर की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 102 है, जो कि सीरियस कैटेगरी के अंदर आता है। न्यूट्रिशन इंटेक की बात करें पर कैपिटा तो कैलोरीज में रूरल में 2212 किलो पर डे है, अर्बन एरियाज में 2240 किलो पर डे है, और अगर हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो 60 ग्राम प्रोटीन पर डे इंटेक है भारत का। तो ये हंगर इंडेक्स है, ये पॉवर्टी इंडेक्स है हमारे पास, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आपको बता ही दिया। ये हंगर इंडेक्स है। एजुकेशन का डेटा आपके पास हो गया, विमेन का डेटा आपके पास हो गया, हेल्थ का डेटा आपके पास हो गया। ये सारे डेटा को आप मल्टीपल जगह पर यूज कर देते हैं। मैंने आपको बता भी दिया कैसे यूज कर सकते हो, कहां पर यूज कर सकते हो, किस स्कीम से उसको लिंक कर सकते हो, कहां पर उसको लिख सकते हैं। अगर आप और डेटा चाहते हैं इसी तरीके से जिस भी सेक्टर, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के सारे डेटा आपके सामने ला कर रख दिया जाए और उतनी लंबी डेटा लेडन वीडियो मैं आपके लिए बना दूं जो आप देख ही ना पाओ। तो आप मुझे सेक्टर बता देना किस सेक्टर के डेटा आपको चाहिए, वो डेटा आपके पास प्रेजेंट कर दिए जाएंगे और उसको कहाँ यूज करते हो ठीक इसी तरीके से वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से जितना चाहो उतना यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।